हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के 3/4 हिस्से यानी समुंदर के बारे में और समुंदर की गहराई में हुए शोध से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहले भाग में हम बात करेंगे कि आखिर समुंदर के अंदर रिसर्च करना काफी मुश्किल और जानलेवा क्यों है, और दूसरे भाग में हम बात करेंगे समुंदर के अंदर पाई गई कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले भाग की। समुंदर के अंदर की दुनिया कई रहस्यों से भरी पड़ी है। धरती का 95% हिस्सा समुंदर से ढका हुआ है और समुद्री तल में टाइटैनिक से लेकर कई समुद्री जहाजों तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष और समुंदर में किसको ज्यादा अच्छे से खोजा जा सकता है, ऐसे में ज्यादातर लोगों का जवाब समुंदर होगा। ये उत्तर काफी आसान भी है क्योंकि समुंदर अंतरिक्ष के मुकाबले काफी छोटा है और दूसरी बात कि यह हमारे ही ग्रह पर मौजूद है। लेकिन क्या हो अगर आपको ये कहें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मुकाबले समुंदर के बारे में बहुत कम जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हम पृथ्वी पर मौजूद समुंदर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है ओशन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें ओशन सैटेलाइट, डीप सी सबमरीन और साइंटिफिक बोट्स जैसे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 50 साल पहले ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं हुआ करती थी। हालांकि हमने पिछले 30 सालों में समुद्र के 5% हिस्से को बहुत ही अच्छी तरह से खोजा है। अब टेक्नोलॉजी के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो ये है कि ये समुद्र बहुत ज्यादा विशाल और गहरा है। अगर समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट की बात करें तो वो करीब 7 मील गहरा है, जिसे हम मेरीना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। अब अगर हम पृथ्वी पर से वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके समुद्र के अंदर देखने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि पानी की वजह से सूरज की किरणें समुद्र के निचले हिस्से में नहीं जा पाती हैं और इसी कारण इसमें रिसर्च करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। साथ ही समुद्र में मौजूद पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर आपको अचानक से मेरीना ट्रेंच में छोड़ दिया जाए तो आपकी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो सकती हैं। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप समुद्र के 200 मीटर के नीचे वाले पॉइंट पर खड़े हैं तो वहां आपके शरीर पर उतना ही वजन होगा जितना कि आप पर 50 हवाई जहाज रखने पर होगा। ऐसे में वहां पर किसी भी मशीन को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, समुद्र का पानी खारा होता है और इसमें मौजूद नमक के कारण वह मेटल को गला देता है, यानी कि उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन खराब हो सकती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ किसी भी मशीन को भेजना कितना मुश्किल होता होगा। इसीलिए इन्हीं कारणों से हम समुद्र की खोज करने में पीछे रह चुके हैं। दोस्तों, यूं तो हमने समुद्र के 5% हिस्से के बारे में ही एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये 5% हिस्सा भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। ये बात बेशक हैरान करने वाली हो, लेकिन समुद्र की तलहटी में भी नदियां मौजूद हैं, जो कि ठीक उसी तरह बहती हैं जिस तरह जमीन पर नदियां बहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पहले इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ऐसी बहुत सी नदियों की खोज की है। ये नदियां कई जगहों पर बहुत लंबी हैं और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती हैं। सबसे पहले मेक्सिको में समुद्र के नीचे ऐसी ही नदी तलाशी गई, जिसका नाम है सेनोटे एंजेलिटा। ये बिल्कुल एक नदी की तरह है जो कि समुद्र में 115 फीट नीचे तक बहती है। इसका पानी ताज़ा लेकिन खारा है। इसी तरह दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी समुद्र में ब्लैक सी के नीचे मिली, जो कि 100 फीट नीचे बहती है, जिसकी रफ्तार 4 मील प्रति घंटा है। ये एक बार अपने इस बहाव की रफ्तार में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 0.6 मील हो जाती है। केवल यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी कई धाराएं हैं जो कि समुद्र के नीचे तलहटी पर नदी के रूप में बहती हैं। आखिर समुद्र में नदी के पैदा होने की क्या वजह है?
आखिर ये कैसे अपने अस्तित्व को समुंदर के पानी से अलग बरकरार रख पाती है और कैसे इसकी धारा का पता चलता है? ऐसे कई सवाल हैं जो कि अक्सर लोगों के जहन में उठते रहते हैं। समुंदर में नदियों के बनने के 3 मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला कारण है समुंदर के पानी की डेंसिटी, जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, क्योंकि समुंदर में अलग अलग जगहों पर पानी में नमक की मात्रा अलग होती है। कई बार समुंदर में छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर एक बड़ी धारा बनकर बहने लगती है, इसलिए वो समुंदर के साथ होते हुए भी अलग नजर आती है या फिर उनकी हलचल अलग महसूस होने लगती है। दूसरा कारण ये है कि समुंदर के अलग अलग हिस्सों में सूरज की किरणें एक जैसी नहीं पड़ती हैं, इसलिए कहीं पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो कहीं ठंडा रहता है। इससे भी समुंदर की धाराएं पैदा हो जाती हैं। समुंदर की सतह पर चलने वाली हवाओं का असर इन 3 धाराओं पर भी पड़ता है। तीसरा कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है और इससे भी धाराएं बनती और बहती हैं। पृथ्वी के घूमने से आमतौर पर उत्तरी हेमिस्फेयर में समुद्री धाराएं घड़ी के चलने की दिशा में बहती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चलती हैं, जबकि दक्षिण हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। समुद्र के नीचे जिस नदी या धारा को सबसे ज्यादा जाना जाता है वो गल्फ की धारा है। ये इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सारी नदियों को साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही बैठेगा। इस धारा के पानी का रंग नीला है, लिहाजा ये समुद्र के नीचे साफ तौर पर बहती हुई नजर आती है। अंतरिक्ष में घूमते हुए सैटेलाइट इसे साफ साफ पकड़ लेते हैं। ये नदी पूर्वी अमेरिका के किनारे से होते हुए उत्तरी यूरोप की तरफ उत्तरी दिशा में बहती है और इसका पानी गर्म होता है, जिसकी वजह से लंदन और पेरिस में ठंड कुछ हद तक कम हो जाती है। इसी के चलते नॉर्वे के बंदरगाहों पर बर्फ नहीं जमती है। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग हिस्से में समुद्र के नीचे अलग अलग नदियां बहती हैं, जैसे कि ब्राजील की धारा, जापान की धारा, उत्तरी मेडिटेरेनियन धारा और उत्तरी प्रशांत सागर की धारा दुनिया में समुद्र के नीचे बहने वाली प्रमुख धाराएं या नदियां हैं। लैब्राडोर की धारा आर्कटिक महासागर से अटलांटिक की तरफ बहती है, जो कि अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी बहाकर ले जाती है। अक्सर ये नदियां समुद्र के अंदर रहने वाले प्राणियों के लिए समुद्री भोजन या पोषक तत्व लाने का काम भी करती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की, जहां समुद्र में पाई गई कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई हैं, जिनमें से कुछ मानव द्वारा निर्मित हैं तो कुछ प्राकृतिक हैं। दुनिया में कई चीजें आई और गईं, लेकिन एक धातु भूतकाल में भी अमूल्य थी और वर्तमान में भी इसका जलवा बरकरार है। हम बात कर रहे हैं पीली धातु यानी सोने की, जिसे विश्व में आज भी हर व्यक्ति इसे पाने का जुनून रखता है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जिस देश के पास सोना सबसे ज्यादा होता है उस देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो जाती है। पूरी दुनिया में सोने की जबरदस्त मांग बनी हुई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खेल में भी सोने से बहुत आमदनी होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि समुद्र के अंदर भी इतना सोना छिपा है कि ये जिसके हाथ लग जाए वह पूरी दुनिया खरीद सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इसे कोई नहीं निकाल पाया। आपको बता दें कि दुनिया भर में फैले समुद्र में लगभग 20 मिलियन टन सोना छिपा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आधुनिकता के इस युग में भी इसे समुद्र से निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल सका है। दुनिया भर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रही। यहाँ तक कि तस्करों के हाथ भी यहाँ नहीं लग पा रहे हैं। समुद्र में 1 लीटर पानी में तकरीबन 13 बिलियन ग्राम का सोना छिपा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला गया जिससे कि समुद्र से सोना अलग किया जा सके। 1898 में एक व्यक्ति ने मरकरी और इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट प्रक्रिया के जरिए समुद्र से सोने को निकालने का दावा किया। इसके बाद उसने कुछ निवेशकों का पैसा लगाकर एक कंपनी तैयार की, लेकिन काफी समय लगाने के बावजूद वह इस प्रक्रिया में नाकाम रहा, जिसके बाद वो निवेशकों का सारा पैसा लेकर फरार हो गया। आज भी दिग्गज कंपनियां, वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका सपना पूरा नहीं हो सका है। सेंट जोस गैलन एक डूबे हुए जहाज का मलबा है, जो कि 300 साल से भी ज्यादा समय से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। बाकी डूबे हुए जहाजों की तुलना में इसके पीछे लोग ज्यादा दिलचस्प हैं, क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्पेनिश खजाना भी डूबा था। साल 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था और 2015
में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा, लेकिन 2017 में कोलंबियाई सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने नाम कर लिया। इस खबर के बाद स्पेन का दावा है कि इस जहाज को किसी ने भी ढूंढा हो, लेकिन इसका खजाना स्पेन का है और यही कारण है कि अरबों रुपए की संपत्ति के लिए ये जहाज आज भी समुद्र में पड़ा है और इसे द रिचेस्ट शिपरेक और होली ग्रेल जैसे नाम भी दिए गए हैं। समुद्र के नीचे की गई खोजों में से एक शीशैंग सबसे अनोखी मानी जाती है, जहां द्वारका नगरी और अटलांटिस जैसे शहरों के अंदर होने की बात कही जाती है। वहीं यह वाकई में एक ऐसा शहर है जो कि 1300 साल पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। ये एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेषों को 1955 में डुबो दिया गया और पानी के अंदर भी इस पर कई खोजें की जाती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी ये शहर इतना सुरक्षित कैसे है। दोस्तों, जिस तरह चाइना में पानी के नीचे एक पूरा शहर है, उसी तरह जापान के समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर है जो कि 10,000 साल पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमोन नामक लोगों द्वारा बनाया गया था, जो कि 12,000 बीसी से भी पहले जापान के आइलैंड पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन वे आज भी इस बात से अनजान हैं कि आखिर ये कैसे डूबा और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम में लिया जाता था। ये विशालकाय जगह अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए है। दोस्तों, ये देखने में किसी सामान्य समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, लेकिन वास्तव में ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीप के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और भी चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कि कुछ 100 सालों के बाद नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स के बीच का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है, जिसके बाद ये एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफी ठंडा रहता है और ये काफी अद्भुत है। दोस्तों, समुद्र में गुफाएं होती हैं, ये तो आपने सुना ही है, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है, जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं, जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये सामान्य इंसानी कंकाल से बिल्कुल अलग हैं और पुरानी कथाओं के अनुसार मायन सभ्यता के लोग इन सिनॉड्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। ओटलिन यम इजराइल का एक अंडर वाटर गाँव है, जिसे 8 से 9,000 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। लेकिन इटली के रहने वाले मैरिया परेशी के दावे के अनुसार ये एक ज्वालामुखी के फटने का नतीजा था, जिससे कि ये ओटलिन यम डूब गया। हालांकि इस जगह पर बहुत सी रहस्यमय चीजें भी मिली हैं, जो कि वैज्ञानिकों के लिए खोज का एक विषय है। दोस्तों, ब्रिनिकल्स, जिन्हें आमतौर पर आइस फिंगर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ये एक प्राकृतिक घटना है जो कि समुद्री तल में देखी जाती है। ये इसलिए होती है क्योंकि समुद्री तल में ठंडे पानी के प्रेशर और नमक के कारण एक भंवर जैसी आकृति बनती है। ये समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है और इसे कैमरे में कैद कर पाना या देख पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको बता दें कि इसके आसपास के जीवों को पानी का प्रेशर अपने अंदर खींच लेता है और ये असल भंवर जैसा काम करता है। दोस्तों, अब जब आपने इन समुद्री खोजों के बारे में पता कर ही लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इन 8 खोजों के अलावा भी समुद्र के नीचे बहुत कुछ निकाला गया है। यही नहीं, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।